तो स्किल सेट कहीं ना कहीं मिस होता है। तो मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ। क्या जरूरी है जो चीज आपके लिए काम की वो मेरे लिए भी करे? अगर बारिश होगी तो भीगेगा हर कोई। ये वाला तो मेरे को चाहिए, प्रमोशन या नहीं, ये दोनों साथ है, एक चीज कभी नहीं। एक चीज इसलिए नहीं क्योंकि आपको क्या होगा कि उस प्रमोशन का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसके हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर सकते। पहले आप जॉब करते थे जी, लेखक कैसे बने? ये एक्सीडेंटली हो गया। मतलब मजाक में मुझे लगा कि 2-4 लड़कियां शायद इम्प्रेस हो जाएं। शादी के बाद भी? अरे बंदर कितना बूढ़ा हो जाए गुलाबी खाना नहीं भूलता। इम्प्रेस कर रहा हूँ ना यार, शादी नहीं कर रहा हूँ, मसवाई नहीं चला रहा हूँ, इम्प्रेस कर रहा हूँ। एक्चुअली ब्लॉगिंग जो है वो मैंने शुरू की थी। हाँ जी सर। है ना, ये पोर्शन काट देंगे ना, मेरी बीवी सुनेगी तो कष्ट आप नहीं कटेगा। आप मैं दिखाना चाहता हूँ मैम को कि आपके पीछे से बहुत सी ऐसी बातें हो रही है जिन्हें काट दिया जाता है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत तिलानिया। वेलकम टू इंडियाज़ मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट। आज हैं हम राजस्थान विश्वविद्यालय में, छात्र संघ कार्यालय है ये राजस्थान विश्वविद्यालय का। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी दौड़ है खुद से आगे निकलने की, किसी और के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं है। आज के हमारे गेस्ट का नाम है नवीन चौधरी जी। उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। पहली किताब जनता स्टोर, उसकी शुरुआत हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। मतलब बड़ी मजेदार जगह पे अपन आज बात कर रहे हैं। ये मतलब अच्छा लग रहा है मुझे कि पुरानी जगह पे वापस आना। ये अलग बात है कि मैं ऑफिस में नहीं बैठ पाया। जहाँ से आपने लिखने की शुरुआत करी जी, ये कैंपस से क्या यादें जुड़ी हुई हैं सर? कैंपस मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग जो मैं हूँ वो इस कैंपस की वजह से ही बना हूँ। तो काफी कुछ नॉलेज, दुनिया को समझना, सब कुछ यहीं से एक चीज के लिए मैं बहुत क्यूरियस था पूछने के लिए, क्योंकि आपने कॉलेज के ऊपर पर्टिकुलरली किताब लिखी, कॉलेज पॉलिटिक्स पे लिखी, पर हम बात करें कॉलेज की तो कॉलेज में ना एक वो बड़ी रुचि रहती है कि मेरे पास ये बाइक हो, ये शर्ट हो, और फिर मैं इस लड़की को ऐसे इम्प्रेस कर पाऊंगा। आप भी रहे इसके संग? ये सारे होते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो चिंता की बात है। तो क्या होता था सर उस समय? यार कॉलेज तो हमारा बड़ा बकवास था। मैं राजस्थान कॉलेज में था तो कॉलेज वैसे बकवास नहीं था, कॉलेज अच्छा है, लेकिन बकवास इस दृष्टि से कि राजस्थान यूनिवर्सिटी आज भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके कॉलेजेस में कोएड नहीं। हाँ जी। सारे कॉलेजेस बॉयज कॉलेज हैं या गर्ल्स कॉलेज है। तो राजस्थान कॉलेज हेट बॉयज कॉलेज। थोड़ा सा मन जो है हरा तब हुआ जब हम कैंपस में आ गए, जब पीजी करने आए। यहाँ को एजुकेशन है। तो इधर मेरा डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, जहाँ अपन चलेंगे थोड़ी देर बाद घूमते हुए, तो वहाँ के जो पिलर्स हैं वो मुझे ज़्यादा याद आते हैं कि जब उसके सहारे आप खड़े होकर बात कर रहे हैं। और बताओ कैसी हो? बहुत ही कैसी दिखती थी सर उस टाइम पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स? अभी तो पिछले 4 साल से इलेक्शंस हुए ही नहीं है। उस टाइम पे क्या था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? एक बड़ा डिफरेंस जो मुझे नजर आया ना, वो ये नजर आया कि काफी चीजें जो हैं वो चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ आंदोलन। हाँ जी। अगर आप उस समय जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, जिस दौर में मैं था, ये 95 से 2000 का टाइम है। हाँ जी। उस पीरियड में सारे जो छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं वो एक तरह से रगड़ाई करके बने। वो अशोक गहलोत जी कहते हैं रगड़ाई बड़ी जरूरी है। सबकी रगड़ाई हुई। हाँ जी। आंदोलन हुए, पुलिस के डंडे खाए, छात्रों के मुद्दे उठाए। और आप देखिए कि उस पीरियड में जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष बने, 80% जो है कहीं ना कहीं इसमें आ गए इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। हाँ जी। फिर 2000 से 2018 के बीच में चुनाव बंद थे। उसमें जो आए वो अधिकतर जो है वो बाइक पे, और ये जो स्टाइल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है ना, स्टाइल से जीते। तो आपको वहां से नहीं दिखेंगे कि बहुत सारे लोग नहीं बन पाए उस बीच में। तो ये फर्क आया। अब जो है कई सालों के बाद उनमें से एक आध फिर से नजर आते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि आंदोलन तब बहुत होते थे, मुद्दों की बात बहुत होती थी, अब कम दिख रही है। आंदोलन की बात हमने की तो जी। जब हम विद्यार्थी हाँ। यूनिवर्सिटी में आंदोलन करते हैं तो उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट क्यों आ जाता है? क्योंकि वो पीसफुल है। छात्र पीसफुल कोशिश करते हैं, लेकिन आप हमेशा ही होता है कि बीच में कोई इनको 1-2 उपद्रवी तत्व हो जाते हैं, ये एक है। लेकिन इसके अलावा उस एंगल को थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो ये भय हमेशा रहेगा शांति व्यवस्था का। जहाँ भीड़ होगी वहाँ शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो इसलिए एक तो वो सिस्टम हम समझते हैं। दूसरा पार्ट है कि छात्र कैसे हैं जिससे कि हर कोई डरता है। हाँ जी। इस देश में छात्रों ने, अगर 1947 से पहले भी आप देखना शुरू करें, जब से हम इतिहास यहाँ का देख रहे हैं छात्रों की पढ़ाई का, तो हमारे यहाँ 1800 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, तब से छात्र आंदोलनों का इतिहास है। तो अंग्रेजों के टाइम में भी वेस्ट बंगाल में एक ऐसी वो कमेटी बनी थी जिसके अंदर की बात करते थे वो लोग, थिंकर सोसाइटी थी वो। आपस में चर्चाएं करेंगे विभिन्न विषयों पे। वहाँ से चीज़ें धीरे धीरे होती गई और 74
का जो टाइम है उसमें आप देखिए कि गुजरात में चिमन भाई की सरकार छात्रों से की वजह से चली गई, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठी। इमरजेंसी जब हुई तो फिर बिहार में छात्रों ने आवाज़ उठा दी, उसका सबने देखा है कि पूरे देश का इतिहास कैसे चेंज हुआ। तो छात्रों से डर जो है वो हमेशा से सत्ता को लगा है, और यही रीज़न है कि छात्र राजनीति जो है उसके अंदर जातिवाद का जहर, पैसे का जहर घोलना 75 के बाद से बहुत तेजी से शुरू हुआ। उनको लगा कि छात्र नेताओं को ना पार्टी में घुसाओ, उनको आगे रिपब दिखाओगे, तुम्हें विधायक बनाएंगे। हाँ। तो ये सब होना उसके बाद शुरू हुआ। तो छात्र राजनीति में पार्टियां नहीं होनी चाहिए? यार पार्टियों का एक आइडियोलॉजी वाला एंगल है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जब उसका हिस्सा बन जाती हैं, हाँ जी, तब समस्या आ जाती है। क्योंकि फिर फंड्स भी ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। उसी के हिसाब से फिर आपकी आइडियोलॉजी, आप बहुत सारी चीज़ें, आप मुद्दा तभी बात करेंगे अगर फीस बढ़ जाए। हाँ जी। और जिस पार्टी की, जिस छात्र संगठन की जो सरकार है वो आती है, तो उसके बाद वो आवाज़ ही नहीं उठा पाएगी, विरोध ही नहीं कर पाएगी। ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो छात्र संगठन जो है, चूंकि राजनीतिक दलों के हैं, हाँ जी। तो वो कहीं ना कहीं छात्र नैरेटिव को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। खुद से बेहतर आपने किताब लिखी, जी। हाल ही में वो लॉन्च हुई। हाँ ये मोटिवेशनल किताब लगती है जी। नाम से जी। और आपने ही बताया ऐसा। किस चीज़ पे, मतलब मेरे को क्या हेल्प होगी ये किताब पढ़ के? यार जब हम यहाँ पढ़ रहे थे ना, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, राजस्थान यूनिवर्सिटी छोड़िए, आप देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, हाँ जी, आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, बिल्कुल। तो हमारे साथ क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपोजर हमें नहीं मिल पाते हैं। नहीं मिलते। हमारे स्कूल में एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जो आपको लाइफ स्किल के लिए तैयार करे। हाँ वो जी। आपसे कहेंगे 10th में तुम्हारे नंबर आने चाहिए, हाँ जी। साइंस को रट्टा मार लो, आपने रट्टा मारा। तो होता क्या है कि एज अ पर्सन हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। जो जिंदगी को जीने के लिए ना, वो फॉर्मूले से ज़्यादा जो है स्किल सेट चाहिए, हाँ जी। वो मिसिंग हो जाता है। जब आप कहीं भी नौकरी में जाते हैं तो हमें ये कष्ट तो होते हैं कि यार हमें आता है, हम टॉपर थे, हम पीछे रह रहे हैं, तो स्किल सेट कहीं ना कहीं मिस होता है। तो मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरे साथ मैं क्या, मतलब लाखों लोग ऐसे हैं जो कि मेरे जैसे बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया अपने करियर में। तो उन्होंने अलग क्या किया था, हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हमने इसी बैकग्राउंड से आते हुए अपने अंदर चेंज किया, और उस चेंज के बाद जो है हम अपने करियर में आगे बढ़ पाए। पर क्या ज़रूरी है जो चीज़ आपके लिए काम की वो मेरे लिए भी करे? जो चीज़ मेरे लिए काम करेगी हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा काम करेंगी। अगर बारिश होगी तो भीगेगा हर कोई, ठीक है। ये तो आपने लेखकों वाली बात कर दी। लेकिन ये फैक्ट है, ये अनुभव है जीवन का, ठीक हाँ है। जी। बारिश होगी तो सब भीगेंगे। फर्क ये पड़ता है कि क्या कोई छाता लेकर उसको हाँ जी। बचना चाहेगा या कोई बरसाती के अंदर बचेगा। तरीके अलग हैं, लेकिन आपको जो एक ये बहुत सरल एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए कि पानी से आप भीगेंगे ही। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिंदगी में जो एक जैसी ही रहेंगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती है, तरीका चेंज हो सकता है। तो इसलिए उसमें बहुत से लोगों की कहानियां ऐसी हैं जो कि आपको तरीके बताती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यार मैंने ऐसा किया तो आपको भी ऐसा ही करना है। मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि नॉर्मली कैसे काम होता है। जैसे कि एक बड़ी इशू आती है कि हम बॉसेस जो है ना विलन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बॉसेस विलन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यार उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो जो है कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपना प्रेशर वो नीचे रिलीज कर रहे हैं। हाँ जी। उनका काम करने का तरीका क्या चेंज होना चाहिए? आपको ऐसा बॉस मिले तो आप कैसे चेंज करोगे? मतलब ये तो हमेशा रहेगा ना। हाँ। तो आपको उस ह्यूमन इमोशन को समझना है जो ह्यूमन इमोशन एक्शन में चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या एम्पैथी को आप डेवलप कर सकते हैं? तरीका क्या है? या फिर मैं जब compete कर रहा हूँ ऑफिस में, हाँ जी। तो मैं कंपटीशन हमेशा सामने वाले से नहीं है। कई बार क्या होता है कि मैंने तो अपना काम अच्छा किया, और ऐसा बहुत बार होता था कि मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि मैं, या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है कि मैं अभी जो काम है वो अच्छा कर रहा हूँ, पर अगले रोल के लिए तो मुझे कुछ और करना है, उसकी मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। तो जो ग्रोथ माइंडसेट है वो नहीं है। तो उस ग्रोथ माइंडसेट को आप कैसे तैयार करोगे? उसका तरीका हमेशा सेम रहेगा। अब उसको आप फॉर्मूले को चेंज करेंगे इस पे कि अगर आप इंजीनियरिंग वाले हैं, आप इंजीनियर हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप मैनेजमेंट के हैं तो आप क्या करेंगे, आप सीए हैं तो आप क्या करेंगे। आपके सब्जेक्ट, आपके एरिया के साथ कुछ चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन ग्रोथ का माइंडसेट तो सेम ही रहेगा। आपने प्रमोशन और इंक्रीमेंट की एक बात कही, दोनों में जी। से कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? दोनों चाहिए। नहीं, आपको अगर चूज करने का मौका मिले ये किसी भी चीज़ का जो है इसमें, इस पूरे पॉडकास्ट में होगा कि एक ब्लैक एंड व्हाइट आंसर देना मुश्किल होगा, लेकिन प्रमोशन ये वाला तो मेरे को चाहिए, प्रमोशन या नहीं, increment? ये दोनों साथ में, एक चीज कभी नहीं। एक चीज इसलिए नहीं क्योंकि हाँ जी। आपको क्या होगा कि उस प्रमोशन का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसके हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर सकते। हाँ जी, ठीक तो है। वो बड़ा मैटर करता है, ये एक फैक्ट है। तो आपके लिए वो उपाधि ज्यादा जरूरी है या वो पैसे ज्यादा जरूरी है? दोनों चीजें बराबर हैं। मैं उसको एक चीज को आप नहीं कर सकते। अगर आपको सिर्फ पैसा मिलता जा रहा है और आपके ऊपर 10 आदमी बैठे हुए,
मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है मेरी टीम में। एक लड़की थी जिसकी सैलरी उसके मैनेजर से ज़्यादा थी, अच्छा। क्योंकि वो बहुत पुरानी। हाँ जी। उसका दूसरा साइड इफेक्ट ये था कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, पर उसकी स्किल सेट ऐसी नहीं थी कि वो मैनेजर हो सके, पर पुराने होने की वजह से सैलरी उसकी बढ़ती गई। हाँ जी। तो अब उसके ऊपर तो मैं भी उससे कम उम्र का, उसका अपना मैनेजर कम उम्र का, तो हम सारे उससे सीनियर हैं। तो आप उसकी ह्यूमिलिएशन को सोचिए, वो अपने मैनेजर से ज़्यादा सैलरी पा रही है, उसको कैसे करेगी। अब अगर मैनेजर जो है उसकी सैलरी बहुत कम आ रही है, वो अपनी टीम को यार एक पिज़्ज़ा भी नहीं खिला सकता, तो मैनेजर कैसे उस ह्यूमिलिएशन को झेलेगा कि अरे मैं अपनी टीम के साथ कुछ नहीं कर पा रहा, या अपने उसके जो उस लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। तो दोनों चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली चाहिए होंगी। पहले आप जॉब करते थे, जी, लेखक कैसे बने? ये एक्सीडेंटली हो गया, मतलब मजाक में मुझे लगा कि 2-4 लड़कियां शायद इंप्रेस हो जाएं। शादी के बाद भी? अरे बंदर कितना बूढ़ा हो जाए गुलावटी खाना नहीं भूलता। इम्प्रेस कर रहा हूँ ना यार, शादी नहीं कर रहा हूँ, अफेयर नहीं चला रहा हूँ, इम्प्रेस कर रहा हूँ। एक्चुअली ब्लॉगिंग जो है वो मैंने शुरू की थी। हाँ जी सर। है ना, ये पोर्शन काट देंगे ना, मेरी बीवी सुनेगी तो कष्ट नहीं, हो अब नहीं जाएगा। कटेगा। अब मैं दिखाना चाहता हूँ मैम को कि आपके पीछे से बहुत सी ऐसी बातें हो रही है जिन्हें काट दिया जाता है। तो ब्लॉगिंग से शुरुआत हुई थी। कई सारी चीज़ें हैं जो हमें कहनी है, हाँ जी। तो कहने के लिए जो है मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। जब यहाँ यूनिवर्सिटी में थे तो हम बात करते थे ऐसे आमने सामने, फिर सोशल मीडिया का दौर आया, डिजिटल मीडियम ने वो अपॉर्चुनिटी दी। तो ब्लॉग यहाँ खड़े होते हैं सर, पीछे व्यू ये बड़ा अच्छा है। हाँ, तो मेरे साथ क्या हुआ कि काफ़ी राइटिंग का जो है वो वहाँ से आया कि मैं अपनी बात को ब्लॉग के माध्यम से कहना शुरू करूँ। हाँ जी। और वो धीरे धीरे वो ग्रो हुआ मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा, और अच्छी उसकी रीच आई। मतलब 7-8 साल लगे उसको ग्रो करने में। फिर एक टाइम आया जब मुझे न्यूज़पेपर्स ने, वेबसाइट्स ने खुद ही अप्रोच करना शुरू किया, हमारे लिए किया। तो फिर मुझे लगा किस कि टाइप के ब्लॉग्स लिखते थे? मैं सटायर लिखता था, मैं ओपिनियन पीस लिखता था, दोनों चीज़ें होती थी। कुछ piece। एक मैं करियर पे भी बात करता था, तो चलता था ये सारा। करियर आपका फोर्टे रहा है? यार अपन मतलब बहुत जीरो से हीरो बने अपने करियर में, तो मुझे लगता है कि हाँ वो एक एरिया है जहाँ बात की जा सकती है, और मैं वो किताबी बातें नहीं करता। ये सर लोग सोचेंगे कि जीरो से हीरो बता दिया करियर में, तो एक बार थोड़ा सा करियर के बारे में और बता दीजिए सर, कैसा रहा जीवन? मैं शुरुआत मैंने की थी, मुझे पहले समझ ही नहीं आता था मुझे करना क्या है। तो मैंने यहाँ MA इकोनॉमिक्स किया, फिर नेट की तैयारी कर रहा था। उसी बीच में मुझे एक बार समझ में आया कि यार मैं एक्चुअल में क्या करना चाहता हूँ, या मेरी पर्सनैलिटी क्या है। एक दौर ऐसा आया था, तो वो दौर जो है उसकी भी बात किताब हमने की है कि आप अपने आप को पहचानेंगे कैसे। तो मैंने MBA किया। MBA करने के बाद मुझे हमेशा पता था कि मैं क्रिएटिव साइड का आदमी, तो मुझे क्रिएटिव साइड में काम करना है। तो वहाँ से जो है जहाँ मतलब जिस टाइम मैंने MBA किया, क्योंकि MA करने के बाद किया था, तो मेरे पास ना इतना समय था कि मैं 2 साल और ख़राब करूँ कैट की तैयारी करने में। तो मैंने कहा जहाँ एडमिशन मिलता है वहाँ लो। हालांकि बुरा इंस्टीट्यूट नहीं था। मोदी ग्रुप जो है, ये प्रधानमंत्री जी नहीं, मोदी ग्रुप जिनका ये टायर और शुगर मिल ये सब थी, तो इनका एक शहर है मोदी नगर, वहाँ उनका एक इंस्टीट्यूट था। तो एक इंडस्ट्रियल ग्रुप का इंस्टीट्यूट था, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। और मैंने पहली जॉब बहुत सोच समझ के, मेरी पहली जॉब जो लगी थी वो जयपुर में ही लगी थी। एक हार्ड डिस्क आती है सीगेट, हाँ जी, तो वहाँ पर मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली थी। सेल्स एग्जीक्यूटिव जी, 10,500 रुपये तनख्वाह थी। लेकिन मुझे सन की बात ये है 2004 जो सैलरी कम है। अगर मैं उस समय भी देखूं तो उस समय अगर आप ढंग के इंस्टीट्यूट से हो, IIM वगैरह से, तो 32-33 हज़ार से शुरुआत, 40 हज़ार से शुरुआत होती नहीं सर, पर एक लेकिन एवरेज सैलरी से ज़्यादा ही थी, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ एक फौजी की सैलरी उस टाइम पे 3,000 या फिर 3,500 कम थी। उन्हें उनकी ग्रॉस मिल के ज़्यादा हो जाती थी। वो बेस सैलरी उनकी 3 बेसिक पे यही होती थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे सेल्स नहीं करनी है, मुझे मार्केटिंग में जाना है। तो उस समय दैनिक जागरण में ब्रांड एग्जीक्यूटिव की पोजीशन निकली जो नोएडा में थी, और उनकी सैलरी थी 10,000। मैंने जयपुर छोड़ के, जो मेरा घर है, मैं नोएडा गया। वहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया। वहाँ से चीज़ें सीखनी शुरू की, कि वो सब नई दुनिया थी मेरे लिए। बड़े बड़े लोग सामने आते हैं, उनको देख रहे हैं, सीख रहे हैं। फिर मुझे अपने स्किल सेट को समझ में आया क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है। मैंने उन चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू किया। करते करते जो मेरी आखिरी जॉब थी, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में आया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डिवीज़न है, जहाँ बुक्स के ऊपर काम करता है। अच्छा, इंडस्ट्री मेरी अपनी चॉइस है। वहाँ पर मैं सीनियर मैनेजर आया था। फिर मैं मार्केटिंग हेड बना वहाँ पे। मार्केटिंग हेड होने के बाद मैंने साउथ एशिया ऐड किया। फिर जो है जब मैंने नौकरी जिस समय छोड़ी, उस समय मैं उनके वर्टिकल को ग्लोबली हेड कर रहा था। तो वो जो जर्नी है वो IIM से करके भी मैं शायद 15-18 साल में वहीं पहुँचता, जहाँ पे कि मैं इसके थ्रू गया। तो मैं इसे उसको कहता हूँ कि हाँ, मेरे करियर में मैंने
किया जो आपने मुझे करना था। शुरुआती सैलरी बता दी, आखिरी वाली नहीं बताई। आखिरी रहने देते हैं यार, फिर लोग कहेंगे कि अभी तो नहीं कमा पा रहे हो उतना। लेकिन आप लगा लो, जो आदमी ग्लोबली हेड कर रहा था एक डिवीजन को, उसकी सैलरी क्या होगी। ये रिसर्च का काम है, आप करिए। तो फिर उसके बाद क्या जीवन रहा सर? लिखना शुरू कर दिया, आदमी को पता कब चलता है कि यार मैं फुल टाइम लिख सकता हूँ, या फिर मैंने एक किताब लिख दी तो क्या आप लिखते ही दूसरे किताब के बारे में सोचने लगे थे, या यू वेटेड कि हाँ पहले मैं देखता हूँ क्या इसका लोगों का क्या रिएक्शन? सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे क्या करना है। हाँ जी। मुझे अगर कोई कहानी कभी सूझी तो वो कहानी सूझ गई। मतलब मैं शुरुआत तो कोई प्रेम कहानियां लिखना चाहता था, नॉर्मली वही आसान सा तरीका होता है, ज़्यादातर राइटर वहीं से शुरू करते हैं। पर 2016 में जेएनयू का इंसिडेंट हुआ, वहाँ से मुझे लगा कि यार स्टूडेंट पॉलिटिक्स को मैंने दूसरे रूप में देखा है, क्या हम इसकी बात कर सकते हैं। तो वहाँ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, रिस्पांस अच्छा आया। अब मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा सोचा था कि बुक का रिस्पांस आएगा तब मैं लिखूंगा या नहीं, लेकिन रिस्पांस अच्छा आया। लोग पूछते भी थे क्या लिखोगे, मुझे नहीं पता था मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट। फिर बीच में एक उन्नाव की घटना हुई, मेवात में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तो मुझे फिर इन चीज़ों को लगा कि क्या मैं इनको जोड़ के एक कहानी, क्योंकि कॉमन क्या है, धर्म, पॉलिटिक्स और मीडिया का मिसमैनेजमेंट, तो क्या मैं इनको जोड़ सकता हूँ? मीडिया का मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को फिर जोड़ के एक कहानी बनाई और वो 2.5-4 के रूप में आई। साथ ही साथ क्या हुआ कि इस पूरे पीरियड के अंदर मेरे साथ जो पाठक जुड़ते गए, ज़्यादातर आपकी एज के ही थे। तो आप जो 2004 में जन्मे हो, मेरा अधिकतर पाठक 2000 के बाद के पैदा हुआ। 60-70% मेरा रीडर बेस वही है। वो रीडर जब मेरी किताब पढ़ रहा था 18-19 साल का था, और पिछले 6-7 साल में वो भी 25-26 क्रॉस कर गया, नौकरी कर रहा है, मतलब बाकी इससे ऊपर के भी हैं। तो उनको क्या हुआ कि मैं भैया की तरह दिखने लगा बहुतों को, और उन्होंने मेरे से मैसेज करने शुरू किए कि भैया अभी ना यहाँ इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, या भैया मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कि एक तो उनको क्यों लग रहा है इतने सारे राइटर्स में कि मुझसे ही बात करें, क्योंकि मेरे जैसे और बहुत सारे राइटर्स जो अच्छा लिख रहे हैं और उनसे भी कनेक्टेड हैं, यूथ काफ़ी कनेक्टेड है। तो वो, लेकिन ये सवाल मेरे पास है, उनसे कोई और सवाल पूछते होंगे। तो उनको ये भरोसा है कि नवीन भैया जो हैं वो करियर में हमें गाइड कर सकते हैं। तो मेरा करियर उनको भी कहीं सोशल पे तो दिख ही रहा है, तो उससे वो इंस्पायर हो रहे हैं। और जो जवाब दिए, बहुत से लोगों का जवाब ये था कि यार मतलब मुझे फ़ायदा हुआ इनकी सलाह से। तो लगता है कि यार अगर मैं 100 लोगों को बता सका हूँ तो ये बाद में 10,000 को क्यों नहीं बता सकता। इसमें सर मेरे को एक डाउट और आया, जो यूथ है, जो आपने बताया कि कई बार आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, गाइडेंस के लिए आते हैं, एक लेखक के पास जिनके आपने सिर्फ किताब पढ़ी है, जिनसे आप पर्सनली नहीं मिले, उनसे ऑनलाइन कनेक्ट होके राय लेना, क्या हमारे पास लोग ही नहीं है गाइडेंस के लिए? क्या मेरा निजी सर्कल कोई है ही नहीं? मैं आपको यही कह रहा हूँ, जो हमने शुरुआत की थी इस बुक की, कि हमारा इशू क्या है कि हम कॉमन, सब लोग सामान्य घरों से आ रहे हैं, हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, हमारा स्कूल नहीं सिखा रहा हमें, हमारे घर में नहीं सिखा रहे हमें, हमारे घर में भी नहीं पता। जब मुझे MBA करना था तो पापा अगेंस्ट थे। अगेंस्ट इसलिए नहीं कि वो प्रोफेसर हैं, वो डायरेक्टर थे तो उनको लगता है, ऐसा नहीं है। उनकी दिक्कत ये थी कि उनको समझ ही नहीं आता MBA से क्या होगा। उन्होंने जब लोगों से पूछा अपने आसपास में, तो ज़्यादातर वही प्रोफेसर्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, सारे सरकारी नौकरी वाले हैं। तो वो उनको कह रहे हैं कि अरे कहाँ क्रेडिट कार्ड बेचेगा टाई पहन के। ये मतलब ये हो रहा था, ये भी हो रहा था, ये फैक्ट है, ये भी हो रहा था। तो उनको डर लगा पिता के नाते कि यार मैं अपने बच्चे को उस डायरेक्शन में कैसे जाने दूँ। वही जाकिर खान वाली बात, एग्जैक्टली, कि उनको आपके पैशन से तकलीफ नहीं है, उनको बस इतना डर है कि भूखा ना मरे। वही उनकी चिंता कि यार कैसे कैसे करेगा। और मैं वैसे ही बड़ा वो माना जाता हूँ, मेरे दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं कि ये नाजुक टाइप के प्राणी है, सोफिस्टिकेटेड प्राणी है, ये एलिट टाइप के है। तो मेरे को, हाँ, मुझे बहुत सी चीज़ों में मुझे कंफर्ट चाहिए। जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं कभी राजस्थान रोडवेज की बस में, नॉर्मल बस में ट्रैवल नहीं किया मैंने, पैसे उतने ही थे। तो मैं वेट करता था कि यार रुक के ना कैसे मैं किसी चीज़ में पैसे बचाऊं, वॉल्वो के पैसे मेरे बचे और तब मैं वॉल्वो से आऊँगा। तो मैं वो कंफर्ट मुझे चाहिए, कुछ चीज़ों में मैं ऐसा ही था। तो उनको वो चिंता थी। लेकिन जब मेरा करियर उन्होंने देखा, तो जब मेरे छोटे भाई को करना था तो उसके टाइम में वो पूरा फ्री थे कि जो करना है करो। तो ये एक्सपोजर का इशू है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है कि हमारे यहाँ करियर को लेकर बात ही नहीं होती है। वो ये सर वो वाली बात मेरे को एक इससे याद आई कि एक आदमी ने कहा था कि मैं जब 10 साल का था, मुझे बाइक पता थी, तो मुझे पता ही नहीं था गाड़ी भी होती है, मेरे को कभी गरीब महसूस ही नहीं हुआ। तब उनको पता ही नहीं था कि ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो उनको उस टाइम पे महसूस हुआ। अब जब उनको पता चल गया कि हाँ ये भी चीज़ है, तो उनको नहीं महसूस हुआ। करेक्ट, यही है। तो आप एक्सपोजर तो बहुत वो जरूरी है, वो जरूरी है, और हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ सिखाने वाला नहीं है। अगर आप एक एजेंसी खोलते हो, हाँ, और उसमें आपके पास चॉइस है
दो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, एक के पास एजुकेशन ज़्यादा है, एक के पास एक्सपोजर ज़्यादा है। एक्सपोजर वाले करूँगा मैं। क्या हर Education- कंपनी अब ऐसे ही काम कर रही है? अधिकतर जगह यही है, कई बार पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी जो टीम है, चूंकि मैं तो मार्केटिंग हेड कर रहा हाँ था, जी। लेकिन मेरी टीम में 2 ही MBA थे मेरे अलावा। बाकी जो है सब अलग अलग बैकग्राउंड के थे। कोई नॉर्मल ग्रेजुएट है, कोई एडिटर था पहले। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्रमोशन लोगों को लगता है कि क्या करना है, डिज़ाइन करना है, पोस्ट करना है। असल गेम कंटेंट का हाँ है। जी। वो कंटेंट जो है वो क्या मार्केटिंग वाला अच्छा लिख सकता है, चलो मैं कॉम्बो हूँ उसका। लेकिन मेरे को कोई MBA ऐसा मिला नहीं जो दोनों करे। लेकिन एक लड़की थी जो एडिटोरियल में थी, उसका जो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग थी बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि तुम आओ, डिज़ाइन तुम सिखा देंगे यार। डिज़ाइन तो वैसे भी एजेंसी करेगी, तुम्हें थोड़ी डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन एजेंसी करेगी। आपको ये पता होना चाहिए क्या जाएगा इस पर। तो वो स्किल सेट बहुत मैटर कर रहा था। तो MBA नहीं आया मेरे पास। मैंने ग्रेजुएट को जिसने एडिटोरियल का काम किया, एडिटिंग का काम किया, उसको लिया ताकि मेरी भाषा ठीक जाए। और मैं चूँकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का काम है वो, वहाँ तो गलती हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल नहीं हो सकती। तो सर आजकल ये जो मेसा स्कूल है और भी कई तरीके के स्कूल खुले हैं जो आपका स्किल सेट डेवलप कराते हैं, ये जेन्युइन है या फिर जैसे मुझे कई बार मेरे को एड्स दिखते हैं तो मैं डाउटफुल हो जाता हूँ। मुझे आइडिया नहीं है कौन सा इंस्टीट्यूट है ये, लेकिन हाँ, स्किल सेट के इंस्टीट्यूट्स अभी बहुत सारे खुले हैं। सरकार भी चाह रही है। अब स्किल को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो सॉफ्ट स्किल है, तो मैंने जो फोकस किया किताब में सॉफ्ट स्किल के ऊपर वो फोकस ज़्यादा है। और दूसरा जो है वो आप उस पर जॉब ओरिएंटेड स्किल सीखते हैं कि कोई मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा है या कोई पर्टिकुलर चीज़ सीख रहा है, ITI वाले जो काम होते हैं, तो बड़ा मैटर करता है कि आप सॉफ्ट स्किल होना बहुत ज़रूरी है आपका। अदरवाइज आगे बढ़ना मुश्किल है। आपको काम आएगा लेकिन काम को बताओगे कैसे। कोई कहानियाँ बताओ यूनिवर्सिटी की मजेदार, कोई लड़ाई हुई हो। काफ़ी चीज़ें हुई है यहाँ पे। बताइए ना। हमारे जो आपने बताया ज्यादातर आपकी ऑडियंस युवा है, तो युवा सिर्फ काम की बात नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। तो यहाँ सामने कनोडिया कॉलेज हाँ है, जी। गांधी सर्कल पे, ठीक है। गर्ल्स कॉलेज है? गर्ल्स कॉलेज है। तो मैं केवी का पढ़ा हुआ हूँ। हाँ। तो केवी से हमारा कोएड था, तो मेरे क्लास की बहुत लड़कियां, जो हमारा ग्रुप था उसमें से कई यहाँ पढ़ते थे, कुछ महारानी में थे। तो मैं राजस्थान कॉलेज में कई बार ऐसा होता है चलो मिलते हैं सारे। अच्छा, ये मोबाइल फ़ोन का दौर था नहीं, तो आप टाइम तय करके वहाँ खड़े ही होंगे। तो मैं एक बार ऐसे ही वहाँ खड़ा था एक दोस्त की हीरो बुक लेके कि यार हम सारे जनता स्टोर जाएंगे और चाय पियेंगे। वहाँ पे विवेकानंद हॉस्टल के 3-4 आ गए, क्या भाई हीरो बुक दे दे। क्यों दे दूँ भाई, नहीं देनी। तो यहाँ क्या कर रहा है, लड़के छेड़ रहा है। चल भाई, उठा के ले गए मेरे को हॉस्टल। अब मेरे को हॉस्टल में ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया और लेके हीरोपो को कहीं चले गए। अब मैंने कहा यार बड़ी मुसीबत हो रखी है। अच्छा, फिर थोड़ी देर घूम फिर के आए, छोड़े ही नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं, कोई मारपीट कुछ नहीं, बस वो बैठ के क्या कर रहा था, कौन है तू। अच्छा, मेरे साथ मेरे सरनेम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो थोड़ी देर में उनको लगा कि तू यहाँ का है, वहाँ का नहीं है। अच्छा, तू है कौन फिर। तो अब ये जो है कहानी और रचती चलेगी। चौधरी साहब आए हैं तो आए कहाँ से? राजस्थान के नहीं है, हरियाणा की नहीं है। तो कहानी बहुत रच गई। इन द मीन टाइम बलदेव सहारण तब हमारे यहाँ कॉलेज का अध्यक्ष होता था, राजस्थान कॉलेज का। वो जानता था मुझे, तो वो बाई चांस घूमता फिरता आया, अरे क्या कर रहा पंडित या, मैं उठा रहा है मेरे को। अब कौन उठा रहा है। तो वो टाइम पे आ गया, उसने छुड़ाया, मैं यार हीरोपुक भी दिला दो मेरी। तो अब हीरोपुक का जो है यार एक छोटा काम और है, वो करके आता है। तो तू बैठ। तो किसी को कहा गया कि भाई को चाय पिलाओ, तो उसने मुझे चाय तब तक बना के पिलाएगी, जो उठा के लाए वही चाय बना के पिला रहे। और वो मेरी हीरोपुक लेके अपना काम करके वापस मुझे देके गए। तो और कुछ लड़कीबाजी के किस्से भी रहे आपके? नहीं यार, मैं थोड़ा सा कैरेक्टर का ठीक बंदा रहा हूँ। आप बताओगे नहीं? आप नहीं। हमें आपका डर पता चल गया था उधर। नहीं, मेरा ऐसा सीन रहा नहीं। मतलब मैं तो आप कह रहे हो कि जो नहीं देखो, आशिकी करते हैं वो कैरेक्टर के खराब होते हैं। आशिकी करने वाले कैरेक्टर खराब। लड़कीबाजी इज अ डिफरेंट थिंग, आशिकी इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों फर्क है यार। यार प्यार तो मुझे हर दूसरे दिन होता था, ठीक है। फिर लड़कीबाजी ना करो। नहीं, लड़कीबाजी में क्या होता है कि आप बदतमीज होते हैं, आप छेड़खानी करेंगे, वो चीजें नहीं है। दूसरा जो है आप किसी को वो कर रहे हैं, मतलब हुआ ना कोई जा रही है यार कितनी सुंदर है, वाह प्यार हो गया, वो चली गई, प्यार खत्म हो गया। कोई और आ रही है, फिर प्यार हो गया अपने को, तो वैसा हो जाता था। मतलब वो मेरे को इन्फेचुएशन बहुत होता था और होता रहा है, अभी भी हो जाता है। भावुक हो जाते हैं। अभी भी होता है मुझे। हाँ, मेरी बीवी को ये वाला पार्ट भी नहीं काटा है दोस्तों। नहीं, ये तो बीवी होता है तो यार। अच्छा, बीवी पूछ देती ये तो मैं अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, तुम्हारे से अच्छी कहाँ है। नहीं, देख लो उसकी आंखें तो अच्छी है। तुम कह तो रही हो, ठीक ही कह रही हो ऐसे। तो इसका मतलब आपकी दोस्ती अच्छी है मैम के साथ? मेरी भी दोस्ती अच्छी है। तो आपने लव मैरिज किया? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज। अच्छा, आपने बाद में लव किया? हाँ। मैरिज सही चलना एक इंसान के प्रोफेशनल करियर में कितना जरूरी है? उसके पर्सनल में भी जरूरी है, हर चीज में जरूरी है। क्योंकि शादी जो है वो आपका घर,
आप घर में खुश नहीं है, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप आगे करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग ही ठीक काम नहीं करेगा ना, आप परेशान है तो आप अपना बेस्ट कहाँ से दे पाएंगे। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा, आप कर किसके लिए, परिवार के लिए तो कर रहे हैं आप सारा कुछ, तो वो बड़ा मैटर करता है। अगर मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया तो मेरी वाइफ उसमें मेरे साथ ना होती तो मैं जॉब कहाँ छोड़ पाता, कहती कि इतनी अच्छी सैलरी आ रही है क्यों छोड़ रहे हो इसको। तो उसने वो डिसीजन एक्सेप्ट किया है। या मैं आज यहाँ घूम रहा हूँ, बच्चे के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो वहाँ बिजी है, तो उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे यहाँ होना ज़रूरी है। तो मैं आज जयपुर जिस काम से आया हूँ मैं उस काम के लिए आया हूँ, लेकिन उसको ये पता है, तो अगर ये सपोर्ट नहीं होगा, वो अपना जो करना चाहती है, मेरा भी ऐसा ही उसके साथ है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं उसके करियर में कभी बाधा नहीं बना। तो हम लोग जो है एक दूसरे को जब तक समझेंगे नहीं, हम एक दूसरे के सपोर्ट बहुत ज़रूरी, सपोर्ट और समझना। ये दोस्ती की जो आपने बात की थी, वो दोस्ती अक्षर में क्या होता है कि हम पति पत्नी जब हो जाते हैं ना तब गड़बड़ होती है। अगर आप दोस्त हो गए तो वो रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। क्या मियाँ बीवी को भी ऐसे और भाई भाई बन के रहना चाहिए? हाँ, होता है, ऐसा होता है। अच्छे छोटे के और बताओ कहा कि आओ आज ये कुछ करके आते हैं नया, कुछ तूफानी करते हैं। हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट हुआ सेकंड वेव में, तो मैं जुलाई का टाइम है, तो मैं अकेला था पूरे हॉस्पिटल में। अच्छा। जो कोरोना का पेशेंट था। अब उस समय वहाँ पड़े पड़े मुझे लगने लगा कि यार मतलब क्या कमाएंगे, कितना कमाएंगे, क्यों भाग रहे हैं इतना। और वो फीलिंग जो है ना उस पीरियड में आई, तो मैंने कहा कि यार अब छोड़ देते हैं। तो वापस जब मैं ठीक होके आया, आके मैंने रिजाइन डाल दिया। नोटिस पीरियड था, नोटिस पीरियड सर्व किया 3 महीने का, मूव कर गया। फिर 1-1.5 महीना तो बहुत मजा आया। हाँ। फिर मुझे ध्यान आया कि सैलरी नहीं आ रही है तो भाई साहब ये तो गलत हो गया मुझे ये तो पता ही नहीं था, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने फिर मैंने कहा नहीं यार, अब तो डिसीजन ले लिया गया है, तो अब तो फिर कुछ करना ही है। तो उस समय एक स्क्रीन प्ले लिखने का ऑफर था मेरे पास, तो मुंबई चला गया कुछ समय, वो लिखा। नहीं, वो तो मेरा पॉडकास्ट है। अच्छा। लेकिन स्क्रीन पे एक सीरीज के लिए, वेब सीरीज के लिए लिखना था। हाँ जी। लेकिन फिर मुझे उसमें एक ड्राफ्ट बनाया, पर उन लोगों के साथ काम करने में मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब वहाँ बेवकूफ़ किस्म के लोग ज़्यादा है मुंबई में, उनका हमेशा रेफरेंस जो है ना किसी फिल्म का रेफरेंस होता है। हाँ जी। आप उसको स्टोरी बताओगे तो कहेगा नहीं कोई रेफरेंस बताओ, तो किसी फिल्म में जो ये सीन था ना वैसा सीन बनाएंगे। तो अधिकतर टाइम वो वैसी ही बातें करते हैं। हाँ जी। तो मेरे ही नॉवल पे बन रहा था। हाँ जी। फिर वो हुआ नहीं, तो उन्होंने जो है उसमें कि अपन शिवा का सीन डालते हैं, गुड़ाल का सीन। अरे क्यों डालना है यार? हाँ। तो हमने ओरिजिनल सीन लिखा हुआ है। तो मेरे क्रिएटिव डिस्प्यूट बहुत थे। मैंने कहा भैया आप ही बना लो। हाँ जी। मैं चला, तो मैं वापस वहाँ से आ गया। फिर मैंने कहा कि यार यही अपना जो मेन आइडिया है, कंटेंट को समझना और मार्केट, तो मैं कंटेंट के ऊपर अब काम करता हूँ ज़्यादा। तो मैं कंपनीज को हेल्प करता हूँ कंटेंट मार्केट करने में, कि क्या कंटेंट वो क्रिएट करें, कैसा करें। फ्रीलांस करते एक तरीके से। हाँ, कंसल्टेंसी, जिसमें ऑब्वियसली सैलरी से कम पैसा अभी मिल रहा है इस वक्त मुझे, और उसको बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ाना नहीं, एक सर्टेन अमाउंट मेरा फिक्स है कि इससे ऊपर नहीं, क्योंकि जैसे मैं उससे ऊपर बढ़ाऊंगा तो ये जो फ्रीडम है सेम ये दौड़ हो जाएगी। सेम दौड़ हो जाएगी, फ्रीडम खत्म हो जाएगी मेरी। तो मुझे अपना वो मेंटेन रखना है कि ठीक है। कभी जब आप जैसे हमारी उम्र में थे, तो कभी आपने सोचा था कि मैं एक समय पे आके जब मेरी सैलरी पैकेज इतना अच्छा होगा और मैं सोचूंगा कि यार अब मैं काम क्यों करूं? नहीं, अब मैं नहीं। बाकी चीजों पे काम करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ होता शायद मैं नौकरी छोड़ता ही नहीं। मैं बचपन से मतलब डरा हुआ आदमी था इस चीज़ को लेकर। हम लोग प्रिपेयर ऐसे किए गए हैं ना, ये अंकल मोदी जी जैसा लग रहे थे स्कूटर चलाते हुए। हाँ, पर हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं थे। हाँ तो नहीं, हम लोग डरे हुए लोग हैं ना। हमें बचपन से दिखाया गया कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं तो बिजनेस का भी नहीं सोच पाया कभी कि मैं कर पाऊंगा। अभी सोचते हो? अभी भी मुझे अभी अपना स्किल सेट ये पता है कि मैं कोई प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकता। मैं क्रिएटिव साइड का, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, मैं क्रिएटिव बंदा हूँ। उसको मार्केट कर दो। क्रिएटिव आइडिया को मैं हमेशा पिच कर सकता हूँ। आपको कोई प्रोडक्ट देगा तो आप बेच दो। प्रोडक्ट में बेच, किसी और का होगा बेच दूँ, खुद बना के नहीं बेच सकता। वो मेरे स्किल सेट। टी-शर्ट है, वो क्लोथिंग ब्रांड। हाँ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आई विल सेंड माय कोटेशन। यहाँ पे भी तो वो करना था ना सर। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। ये देखो साथ में आते ही आदमी मार्केटिंग सीख जाता है मेरे। सब गुरु तो हाँ, हम बात कर रहे थे याद कंसल्टेंसी की। हाँ, कहाँ तो कंटेंट मेरी स्पेशलिटी है, तो मैं कंटेंट के ऊपर और मार्केटिंग, तो उसको मिक्स करके बेच रहा हूँ। डिग्रीज का कोई फायदा हुआ नौकरी? डिग्री यार कई जगह पे अप्लाई करने के लिए बड़ी जरूरी होती है, लेकिन दूसरा पहले नहीं आया था। जैसे मैंने MBA में जो कुछ भी पढ़ा मुझे उसका यूज नहीं नजर आया शुरुआती दौर में। पर धीरे धीरे क्या होता है कि आप जो कर रहे हैं
उसको थ्योरी, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसी का थ्योरी बना के बताया जाता है। तो कई बार जब आपको ये पता होता है कि थ्योरेटिकल ये चीज़ ऐसे होती है, तो फिर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। एक दूसरा साइड है कि जब आपको थ्योरी पता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो जब आपको पता है काम कैसे होना चाहिए, तब आप उसको तोड़ने का तरीका ज़्यादा अच्छा ढूंढ सकते हैं, और वही क्रिएटिविटी होती है। हाँ जी। तो इसलिए डिग्री का अपना एक फ़ायदा है। डिग्री आपको क्या होगा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सोचना सिखाएगी। फिर उस सिस्टमेटिक तरीके से जहाँ आपको डाउट है वहाँ सिस्टमेटिक काम करिए, जहाँ आपको डिफरेंट करना है वहाँ आप उस सिस्टमेटिक तरीके को तोड़ सकते हैं। मैं आपको फिर एक एग्जांपल छोटा सा उसमें दूँ कि आप गाड़ी चलाते हैं, आपको पता है कि रेड जंप नहीं करनी है या आपको जिगजैग नहीं चलाना है, लेकिन अगर आपको ये सारे नियम ढंग से पता है, तो अगर आपने रूल तोड़ा तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई आप कहीं हिट ना हो या किसी को हिट ना कर जाए। तो रूल जानने के बाद उसको तोड़ना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा करना चाहिए किसी को, लेकिन क्रिएटिव साइड में रूल सीखिए और फिर इसको तोड़िए। क्रिएटिव साइड जब आप इवन आपके इस पॉडकास्ट की हम जब बात कर रहे हैं तो ये क्रिएटिव काम हो रहा है ये इसमें। ठीक है, अब यही डिफरेंट है कि हम लोग घूमते हुए कैंपस के अंदर बात कर रहे हैं। इंडियाज मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट दोस्तों। तो यहाँ यार ये जो डिपार्टमेंट है, एक तो बड़ा मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे डिपार्टमेंट्स में से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है इकोनॉमी चलाने वाले लोग हैं, और यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कम से कम नहीं पढ़ी हुई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बची हुई है अभी। तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर से कोई दिक्कत है? तो मेरे ख्याल से सबको है। क्या मीम बन रहे हैं आजकल कि 30% किस महिला को देखे जा रहे हो। मुझे लगता है उनको इकोनॉमी नहीं आती है। आपको ऐसा? मुझे ऐसा लगता है उनको इकोनॉमी की समझ बिल्कुल भी नहीं है। उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी जो 12 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिलेगी, बेवकूफ बनाना है, क्योंकि आप जैसे एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपका पूरा टैक्स लग रहा है, या तो आप 12 तक की टैक्स फ्री करें, और उसके ऊपर जब जो है हम लोग जब जाते हैं तो उसके ऊपर से आप वो स्लैब शुरू करें ना, जैसे स्लैब पहले होता था, वो तो किया नहीं उन्होंने। और जैसे ही अमाउंट क्रॉस किया आपका फिर से पुराना टैक्स लग रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि उससे कुछ फायदा हुआ है। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई है। और बजट में क्या सुधार हो सकता है? नहीं, बजट से आगे चलते हैं अब। राजनीति के बारे में फिर से लाइफ इंश्योरेंस खतरे में आ जाता है। तो ये वो पिलर्स हैं जहाँ पे ऐसे कुछ यो खड़े होके बातें हुआ करती थी। और बताओ कैसी हो? आज हॉस्टल में क्या बना था? आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं सर जी। तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वापस से, क्योंकि आप तो एक फुल फ्लेज्ड करियर के बाद राइटिंग में आए। हाँ। कोई अगर शुरुआत ही राइटिंग से करना चाहता है तो इसमें मॉनेटरी कैसा दिखता है? ये बिजनेस है कैसा? यार देखो, हर किसी को किताब से पैसा नहीं आता। ठीक है, मतलब इतना नहीं आएगा कि आप जीवन चला। और ये भी बताना सर कि किस सोर्सेज से आ सकता है अगर आप किताब। राइटिंग के बहुत सारे, मतलब देखो कंटेंट राइटिंग है, जैसे मैं अभी राइटिंग को क्या हथियार बनाया है कि मैं कंटेंट के साथ मैंने मार्केटिंग को जोड़ दिया है, जो मेरा स्पेशलिटी है। तो उसको जोड़ने की वजह से क्या होता है कि वो पैसा मैं बढ़ा सकता हूँ। अखबारों के लिखता हूँ, उसका पैसा आता है। तो उसमें भी डिपेंड करेगा कि आप नए आदमी हैं तो आपको 1000-1500 ही मिलेंगे एक आर्टिकल के। आप जैसे जैसे सीनियर होते जाएंगे वो आपको 25-50 हज़ार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको वो लेवल पे है कि आपका नाम कितना बड़ा होता जाता है। तो पहली चीज़ है कि अपने आप को एस्टेब्लिश करके एक ब्रांड बना दो। जब आप ब्रांड बन गए, पर एस्टेब्लिश करना इतना आसान है? आसान नहीं है यार। आसान होता तो सभी कर लेते ना। मेहनत लगती है, मेहनत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे ऐसे खड़े होके बात। हाँ ये ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाते हैं लोग। फ्रेम में तो आ रहे हैं ना हम लोग। ये पीछे हो जाएंगे सर, आगे पीछे अपना हमारा ही काम है। हाँ नहीं, फ्रेम में और तो नहीं लगेगा ना कि हम बहुत ही ऐसे हो रहे हैं। यहाँ पे खड़े हो जी हाँ, ये ठीक है। और क्या क्या तरीके होता है? जो किताब आप लिखते हो क्या ये बिकती है या फिर इसमें कोई रॉयल्टी होती है? हाँ, आप या किताब फिर आप पब्लिकेशन को पैसे देते हो? दो सभी मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है जो ट्रेडिशनल है, जैसे मैं ट्रेडिशनल में जाता हूँ तो उसमें सब कुछ प्रकाशक का है, तो आपको एक 10% के आसपास रॉयल्टी आपको देता है उसमें, जो उसकी MRP है। जितनी सेल होगी उतनी रॉयल्टी आपको मिलेगी। कुछ मॉडल होते हैं जिसमें कि हाइब्रिड होते हैं, कुछ प्रकाशक का कुछ आपका, कुछ होते हैं जो प्योरली इसको वैनिटी पब्लिशिंग कहते हैं, उसमें सारा पैसा आपका है। तो आप पैसा दोगे और उसके अगेंस्ट छपेगा। पब्लिश कराने में कितने पैसे लग जाते होंगे? सबके अपने रेट है। फिर भी एक औसत कोई 30,000 लेता है, कोई 2.5 लाख लेता है। रूपा पब्लिकेशन में जाओगे, बड़ा प्रकाशक है, वो आपसे 2.5-3 लाख मांगेगा। आप किसी छोटे से छपाओगे वो 30,000 50,000 छाप देगा।
लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पैसे देके किताब नहीं छपनी चाहिए जब तक कि आप इतने कन्विंस हैं कि यार मैंने लिखा है और आपको नहीं मिल पा रहा। कई बार ऐसा होता है आपने अच्छा लिखा है लेकिन आप नए हैं, तो पब्लिशर्स की अपनी प्रेशर है ट्रेडिशनल के, वो साल में एक सर्टेन अमाउंट ही छाप सकते हैं क्योंकि उनको बिजनेस भी रन करना है, तो वो नहीं छाप पाएंगे। तो उस केस में ही जाना चाहिए, अदरवाइज मैं सजेस्ट करता हूँ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक ट्रेडिशनल पब्लिशर को आप नहीं वो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं कुछ तो मिस है। कमी है। हाँ, क्योंकि जो आदमी अपना पैसा लगा के आप पे इन्वेस्ट कर रहा है वो मेरिट देख के इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो मेरिट आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि गलतियां होती हैं उसमें, कई बार वो नहीं समझ पाते हैं या कई बार वो जानते हैं कि अच्छा है पर छोड़ देते हैं अपने अदर बिजनेस रीजन से। इतना कन्विंस होने पे फिर आप चले जाइए, पे करिए। रॉयल्टी एक तरीका है और उसके अलावा क्या तरीका? किताब में रॉयल्टी है। किताब के अगर फिल्म के राइट्स बिक जाते हैं तो आपको उसका पैसा मिलता है, अगर आपके ऑडियो राइट्स बिकते हैं उसका पैसा अलग मिलता है। उस पर कोई प्ले वगैरह करना चाहेगा तो उसका आजकल सर ऑडियो बुक का बड़ा कल्चर है। हाँ, वो कैसे काम करता है? ऑडियो बुक में भी रॉयल्टी आपकी होती है, जितनी बार सुना जाएगा उतनी बार। तो अलग अलग मॉडल है, हो सकता है कोई आपको कहे कि हम बल्क में आपको 2 साल का इतना पैसा दे रहे हैं, तो उसमें जितनी बार सुना मतलब वो तो जैसे आपकी डील हो ऑन द टेबल वो वाली बात। हाँ, तो रॉयल्टी हर चीज़ का है। ऑडियो का रॉयल्टी है, अगर आपकी ई बुक है उसकी रॉयल्टी अलग होती है, प्रिंट बुक की अलग होती है, फिल्म के राइट गए तो अलग है, प्ले होगा तो अलग है। तो रॉयल्टी है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन सबको नहीं मिल पाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको मिल जाता है। ऑडियो का भी ऑक्सफोर्ड में काम किए हुए होते हैं जिनके जिनकी किताब अच्छी होती है, जिनकी किताब रिलेशन अच्छी से होती काम कभी नहीं। बिजनेस में रिलेशन जो है सिर्फ मिलवा सकता है, हाँ जी, वो उससे आपका काम नहीं हो पाएगा। काम नहीं होगा। काम तो तभी होगा जब अच्छा होगा। अगर मुझे आपको जान के मैं आपको मिल सकता हूँ, आपको अप्रोच आप करेंगे, मैं आपके काम को सुन लूंगा, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा मैं आपका काम क्यों करूँगा? मैं तो धंधा कर रहा हूँ। सेम है, सही बात है सर। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यही मिल सकता है, या मुझे क्या किसी को भी यही मिल सकता है कि मेरी अप्रोच ईजी हो जाएगी। जो मेरी किताब जब छपी थी तो मैंने जब अप्रोच किया था तो मेरे आर्टिकल छपते हुए उन एडिटर्स ने पढ़े हुए थे, तो वो जानते थे कि मैं कौन हूँ। फिर वो ये जानते थे कि आप जो है एक बड़ी कंपनी के साथ मार्केटिंग हेड है, तो आप कई चीज़ें आप वैसे भी जानते होंगे। तो प्लस हो गया कि ठीक है, मीडिया अच्छा हो जाएगा, कंटेंट अच्छा है, पाठक इनके पास पहले से हैं, तो किताब बिकेगी। तो बहुत सारे एंगल है, तो एफर्ट है। मैं 2008 से लिख रहा था यार, 18 में मेरी किताब आई है, तो वो जर्नी तो है ही। और अभी 18 से 25 में 3 किताबें आई है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। दर्शकों you. को कहना चाहेंगे कि सर की 3 किताबें हैं, जनता स्टोर, ढाई चाल और खुद से बेहतर। इन किताबों को पढ़ें, बताएं अपने ओपिनियन। सारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे किताबें अवेलेबल है। ऑडियो बुक भी अवेलेबल है सर? ऑडियो जनता स्टोर की अवेलेबल है, जनता स्टोर की स्टोरी टेल पे है वो। सुने, बताएं हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा वो बताएं, और क्या बातें हैं जो हम सर के साथ कर सकते हैं। हम ओपन हैं वापस से रिकॉर्ड करने के लिए, एक और एपिसोड बनाने के लिए। आपको कैसा लगा सर बात? मज़ा आया मुझे, कैंपस घूमा आपके साथ बड़े दिनों के बाद इस तरीके से, तो मेमोरीज जो है थोड़ी और रिफ्रेश हो गई है। अपने डिपार्टमेंट में बैठा हूँ मैं उस दिन के बाद पहली बार। यू आर वेलकम। थैंक यू। मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया और मैं हूँ नवीन चौधरी। क्या आप बता सकते हैं कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो? हाँ, छोटा भाई हूँ आपका, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो यार, क्या होता है कि जब कोई मेहनत करता है ना, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आपके लिए भी कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो जो अच्छी चीज़ें होती है ना, दुनिया में बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर होती हैं, अच्छी चीज़ें शेयर कम लोग करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ हुई है, आज जो हमने बात की, हमने अच्छी बातें की हैं, तो ये बातें अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना है, खुद तक क्यों रखना है, उसको आगे बढ़ाइए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू।